नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। और आप सभी का जो क्लास चल रहा था यूनिट 6 चल रहा था आपका, ठीक है। यूनिट 6 में आपका फर्स्ट क्लास कराया गया, जिसमें आपको जिला स्तरीय की संस्थाएं और राज्य स्तरीय संस्थाएं आपको बताया गया था। आज हम देखेंगे राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं, है ना। इसमें कौन कौन सी संस्थाएं आती है राष्ट्रीय स्तर में, जैसे कि आपका एनसीईआरटी के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पर सीबीएसई के बारे में पढ़ेंगे, है ना, और एनसीटीई के बारे में पढ़ेंगे, और भी राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं हैं उसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके बाद यूनिट 6 का यहाँ पर क्वेश्चन आंसर इसका पूरा कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद यूनिट 6 कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आपका यूनिट 7 आपको करवाया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं आज का। और डेली आपका जो क्लास होता है दोस्तों रात में 9 बजे से होता है। उसके बाद इसका पीडीएफ आपको ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको ज़रूर से ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। चलिए, ये आपका व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है 7857824310। आप इस नंबर पे मैसेज करके हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और ग्रुप में जुड़ने के लिए दोस्तों 351 का चार्ज है, जहाँ आपको गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करना है। उसके बाद ही आपको ग्रुप में जुड़ने को मिलेगा और सभी पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, चाहे वो डीएलएड का हो, समान अध्ययन हो, करंट अफेयर हो, सभी चीज़ों का आपको मिल जाएगा, ठीक है। हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, कैरियर परिवार। चलिए दोस्तों, तो कल बताया गया था कि आपको यूनिट 6 में क्या क्या पढ़ना है। जहां हम लोगों ने जिला स्तरीय पढ़ लिए, हाँ ना, राज्य स्तरीय पढ़ लिए थे, और आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं। राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं में क्या क्या पढ़ना है आज है। तो सबसे पहले एनसीईआरटी के बारे में पढ़ेंगे, है ना, पूरा डिटेल से। उसके बाद सीबीएसई के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद एनआईईपीए के बारे में पढ़ेंगे और एनसीटीई के बारे में पढ़ेंगे। तो ये 4 प्रमुख टॉपिक यहाँ पर हम अभी डील करने वाले हैं। उसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। चलिए, पिछला क्लास नहीं देखे थे तो आप ज़रूर देख लीजिएगा पीछे वाला क्लास, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट था। वहाँ से बहुत सारा प्रश्न आपको पूछा जाता है। वीडियो को एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, जितने लोग लाइव आ चुके हैं दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये है राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं। जी हाँ, राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं में सबसे पहले पढ़ेंगे, पहला नंबर वो है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, यानी कि एनसीईआरटी। इसका फुल फॉर्म आप ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नोट कर लीजिएगा, है ना। तो यहाँ से अगर नोट्स आप बनाते हुए चलते हैं तो सबसे अच्छा पढ़ने का तरीका वही है, ठीक है। थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन हाँ, वो सब दिन के लिए आपका वो नोट्स तैयार हो जाता है ना। देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि इसकी स्थापना जो हुई थी एनसीईआरटी की, वो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा हुआ था, है ना। तो ये भी याद रखना है कब हुआ था, तो 27 जुलाई 1961 को हुई थी। तो ये डेट आप याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में आ चुका है। कह रहा है कि एनसीईआरटी ने 1 सितंबर 1961 को औपचारिक रूप से अपना अभियान शुरू किया था। तो इसकी जो स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1961 को, और अपना जो काम शुरू किया 1 सितंबर 1961 से। कह रहा है कि यह स्कूली शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए नीतियों और कार्यक्रमों पर केंद्र और राज्य सरकारों को सहायता और सलाह देता है। यानी कि जो एनसीईआरटी है, ये दोस्तों केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को भी सहायता भी देता है और सलाह भी देता है कि किस प्रकार से आगे कार्य करना है। एनसीईआरटी का कार्य जो है हमारे देश में शिक्षा के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देना है। इसका क्या काम है, एग्जाम में पूछ सकता है। तो शिक्षा व्यवस्था को क्या करना है, प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाना है और उसका विकास करना है। एनसीईआरटी का क्या क्या उद्देश्य है आपको यहाँ पर दिया गया है। आप इसे जरूर से जरूर ध्यान में एक बार जरूर से जरूर इसको पढ़ना है। कह रहा है कि एनसीईआरटी के कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। पहला कह रहा है देश में शिक्षा पाठ्यक्रम में होने वाले बदलाव को लागू करना और देश के विकास में सहयोग करना, ठीक है। दूसरा है उसका उद्देश्य कि देश के शिक्षा संस्थान और शिक्षा विभागों तथा विद्यालय और सरकारी संगठनों का
सहयोग करना। तीसरा है देश में शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले नए खोज को बढ़ावा देना और उसकी सहायता करना। चौथा पॉइंट है कि विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम, समाचार पत्र, मॉडल शिक्षा पद्धति और साहित्य पत्रिका को प्रकाशित करना। तो ये सभी इसका उद्देश्य है दोस्तों। विद्यालयों में नए प्रकार की शैक्षिक तकनीक और साहित्य प्रथाओं का प्रचार करना और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से गुणवत्ता लाना तथा देश में शिक्षा स्तर को उच्च करना। भारत सरकार द्वारा शिक्षा और समाज कल्याण को विशेष रूप से स्कूल में शिक्षा के संबंध में सलाह देना और शिक्षा नीति धारण करने में मदद करना। एनसीईआरटी का उद्देश्य लड़कियों की बाल शिक्षा में सुधार करना। एनसीईआरटी के आने से अब छात्रों के विचारों में सुधार होगा और एनसीईआरटी के आने का मुख्य उद्देश्य यह भी है कि शिक्षकों के विचारों में भी सुधार हो सके। तो इतने सारे इसके उद्देश्य हैं। उद्देश्य भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है। इसकी स्थापना याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, हिंदी इंग्लिश में इसका उद्देश्य याद रखिएगा। अब देखेंगे एनसीईआरटी का क्या कार्य है, ये क्या कार्य करती है। ठीक है, तो एनसीईआरटी का कार्य कह रहा है कि एनसीईआरटी एक कार्यकारी समिति है जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर के रूप में अपने पद अध्यक्ष के रूप में कार्य करती है। केंद्रीय राज्य मंत्री इसका पदेन उपाध्यक्ष होता है, ये याद रखिएगा। और जो वित्त, स्थापना मामलों और कार्यक्रम से निपटने वाली कर्मचारी समिति की सहायता करता है। एनसीईआरटी के कुछ महत्वपूर्ण कार्य दिए गए यहाँ पर, इसको जरूर से जरूर आप ध्यान में रखना है। कार्य के शिक्षकों के लिए पूर्व सेवा और शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करना इसका कार्य है। दूसरा कार्य है कि शिक्षा के क्षेत्रीय कॉलेजों के प्रशासन की निगरानी करना। तीसरा है कि बेहतर शैक्षिक तकनीकों और प्रथाओं के ज्ञान का प्रसार करना। चौथा है शिक्षा के सभी क्षेत्रों को बढ़ावा देना, संगठित करना और बढ़ावा देना। पांचवा है स्कूल शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षा की सभी शाखाओं में सहायता, प्रचार और समन्वय करना। छठा है दोस्तों छात्रों और संबंधित शिक्षक की हैंड बुक के लिए अध्ययन सामग्री तैयार करना और उसको प्रकाशित करना। तो ये इसके बहुत सारे कार्य हैं जो आप यहाँ से नोट कर लेना है। अब देखेंगे एनसीईआरटी की कुछ शाखाएं, है ना। एनसीईआरटी की कुछ शाखाएं हैं, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे कि एनसीईआरटी ने शिक्षा को संपूर्ण रूप से कार्यान्वित करने हेतु निम्न शाखाओं में विभाजित किया है। अब इसका शाखा कौन कौन से हैं तो ये याद रखना है। जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान नई दिल्ली, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली। तीसरा है पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान भोपाल, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भोपाल, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान मैसूर, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान शिलोंग, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान अजमेर। तो इसके 7 शाखाएं हैं। ये सातों शाखाएं याद रखिएगा, एग्जाम में आपको छांटने के लिए दे सकता है। देखिए इसमें थोड़ा बहुत कभी कभी चेंजिंग भी होते रहता है आपका। तो अभी आप देखें एनसीईआरटी के बारे में, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका उद्देश्य क्या है, इसका कार्य क्या है, इसके कौन कौन सी शाखाएं हैं, है ना। यही सब आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। अब हम चलते हैं दूसरा, जो केंद्रीय स्तर की जो संस्थाएं हैं, राष्ट्रीय स्तर की जो संस्थाएं हैं, वो है सीबीएसई। सीबीएसई बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपको 1 से 2 सवाल पूछेगा, ठीक है। क्या सवाल पूछेगा, चलिए हम इसको देखते हैं। सीबीएसई का सबसे पहले आप फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। कह रहा है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई भारत की स्कूली शिक्षा का एक प्रमुख बोर्ड है। जैसे कि बिहार बोर्ड कैसे है, तो बिहार बोर्ड सिर्फ बिहार के लिए है, लेकिन जो सीबीएसई है ये पूरे इंडिया के लिए है ना। और इससे संबंधित बहुत सारे प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल भी है आपका। कह रहा है कि भारत के अंदर और बाहर के बहुत से निजी विद्यालय इससे संबद्ध है। इसके प्रमुख उद्देश्य है शिक्षा संस्थानों को अधिक प्रभावशाली ढंग से लाभ पहुंचाना और उन विद्यार्थियों की शैक्षिक आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी होना जिनके माता पिता केंद्रीय सरकार के कर्मचारी हैं और निरंतर स्थानांतरणीय पदों पर कार्यरत हैं आपका। कह रहा है कि इसमें 896 केंद्रीय विद्यालय, देखिए इसमें जो है ना, ये केंद्रीय विद्यालय की संख्या अब चेंज हो गया है, आप गूगल करके देखिएगा, ये आप और भी बदल गया, लगभग 1200-1300 हो गया है केंद्रीय विद्यालय, है ना। 1761 सरकारी विद्यालय, इसमें भी बदलाव हो गया है ना। ये आपका डाटा थोड़ा सा चेंज हो गया है, ये आप ध्यान में रखना है, ठीक है। ये आप गूगल करके देख लीजिएगा।
और कह रहा है कि इसका ध्येय वाक्य आप याद रखिएगा, इसका ध्येय वाक्य क्या है, ये आपको पूछ सकता है। ठीक है, इसका ध्येय वाक्य क्या है सीबीएसई का, तो असतो मां सद्गम्य। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, हे प्रभु हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो। जी हाँ, सीबीएसई का ध्येय वाक्य है असतो मां सद्गम्य, यानी कि हे प्रभु हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो। तो ये आप यहाँ से नोट कर लेना है। अब है कि 1952 में हुई सीबीएसई द्वारा संचालित परीक्षाएं। जी हाँ, 1952 से इसके द्वारा संचालित परीक्षाएं चल रही है। कह रहा है कि यह पहली कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक के लिए पाठ्यक्रम तैयार करता है। तो ये भी आप नोट करिएगा, पहला से लेकर के, पहला का भी एग्ज़ाम लेता है और लेकर के 12वीं कक्षा तक का ये एग्ज़ाम लेता है। कौन, तो सीबीएसई। कह रहा है कि एवं वर्ष में 2 प्रमुख परीक्षाएं संचालित होती है। एक तो हो गई 10वीं कक्षा के लिए अखिल भारतीय सेकेंडरी स्कूल परीक्षा AISSE एवं 12वीं कक्षा के लिए अखिल भारतीय सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा AISSEC, और इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा AIEEE तथा अखिल भारतीय प्री मेडिकल परीक्षा AIPMT का भी संचालन करता है। तो इतने सारे ये एग्ज़ाम का संचालन करता है दोस्तों, ये आप यहाँ से नोट कर लेना है। अब है कि इसका इतिहास क्या है ना, सीबीएसई का इतिहास भी आपको थोड़ा सा जानना चाहिए, है ना। कह रहा है कि भारत में सबसे पहले उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन की स्थापना सन 1921 में हुई थी। तो ये अपने नोट करिएगा, भारत में जो सबसे पहले स्थापना हुआ था वो उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन की स्थापना 1921 में हुई थी, आज़ादी से पहले। कह रहा है कि राजपूताना मध्य भारत ग्वालियर इसके अधिकार क्षेत्र में आते थे, और संयुक्त प्रांतों की सरकार द्वारा किए गए अभ्यावेदन के उत्तर में तत्कालीन भारत सरकार ने सभी क्षेत्रों के लिए 1929 में एक संयुक्त बोर्ड स्थापित करने का सुझाव दिया, जिसका नाम बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन राजपूताना रखा गया, और इसमें अजमेर, मारवाड़, मध्य भारत, ग्वालियर इसमें शामिल थे। तो इसके इतिहास के बारे में आपको यहाँ पर कुछ कुछ बताया है। अब है कि बोर्ड द्वारा माध्यमिक शिक्षा स्तर पर तीव्र विकास और विस्तार करने के कारण इन संस्थानों में शिक्षा के स्तर और गुणवत्ता में सुधार आया, परंतु विभिन्न भागों में राज्य विश्वविद्यालयों और राज्य बोर्डों के स्थापित हो जाने से केवल अजमेर, भोपाल और मध्य प्रदेश ही इसके अधिकार क्षेत्र में रह गया, और इसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1952 में बोर्ड का संविधान संशोधित किया गया, जिससे उसका क्षेत्राधिकार भाग ग और भाग घ के क्षेत्रों में बढ़ा दिया गया, और बोर्ड को इसका वर्तमान नाम दे दिया गया केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इसको नाम दिया गया। कह रहा है कि अंततः 1962 में बोर्ड का पुनर्गठन किया गया। तो ये याद रखिएगा, सीबीएसई का पुनर्गठन कब हुआ, 1962 में, और इसका मुख्य उद्देश्य उन शैक्षिक संस्थानों की अधिक प्रभावी ढंग से सेवा करना था तथा उन छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी होना था जिसके माता पिता केंद्र सरकार में कार्यरत थे, जिनमें अक्सर स्थानांतरीय नौकरियां होती थी। जैसे कि पुलिस विभाग में जो होते हैं ना, उनका स्थानांतरण बहुत ज़्यादा होते रहता है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, और मेन रूप से उसी के लिए यह सीबीएसई की स्थापना की गई थी, क्योंकि सीबीएसई में जो है ना कि सभी स्कूल में जो पढ़ाई होता है वो समान ही होता है और सेम ही होता है, सेम समय पर ही होता है। ठीक है, ताकि बच्चे का मतलब कि अगर एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित होता है उनके माता पिता, तो उनका पढ़ाई मतलब कि बाधित न हो। ठीक है, अब है कि सीबीएसई के क्या कार्य हैं और इसके क्या उद्देश्य हैं। ठीक है, फंक्शंस एंड एम्स ऑफ सीबीएसई कह रहा है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया था। पहला है कि कक्षा 10 और 12वीं के अंत में सार्वजनिक परीक्षाएं आयोजित करने एवं परीक्षाओं से संबंधित शर्तें निर्धारित करने, संबंधित विद्यालयों के सफल विद्यार्थियों को अर्हता प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए। दूसरा है कि उन विद्यार्थियों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिनके माता पिता स्थानांतरणीय पदों पर कार्यरत हो, है ना, यानी कि उनका जो हमेशा स्थानांतरण होते रहता है एक जगह से दूसरी जगह, ताकि उनकी पढ़ाई बाधित नहीं हो। परीक्षाओं के लिए अनुदेश पाठ्यक्रमों का निर्धारण करने तथा इन पाठ्यक्रम को अद्यतन बनाने के लिए। और चौथा है परीक्षा प्रयोजन हेतु विद्यालयों को संबद्धता प्रदान करने तथा देश के शैक्षिक प्रतिमानों को ऊंचा उठाने के लिए।
ठीक है। तो ये है सीबीएसई का उद्देश्य दोस्तों। अब है सीबीएसई के क्षेत्र, है ना, यानी कि स्कोप ऑफ सीबीएसई। सीबीएसई बोर्ड का अधिकार क्षेत्र व्यापक है और राष्ट्र की भौगोलिक सीमाओं से बाहर भी, यानी कि सीबीएसई सिर्फ इंडिया में नहीं है, इंडिया के बाहर भी इसका क्षेत्रीय कार्यालय है। कह रहा है कि पुनर्गठन के फलस्वरूप दिल्ली माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का केंद्रीय बोर्ड में विलय कर दिया गया और इस प्रकार दिल्ली बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सभी शैक्षिक संस्थाएं केंद्रीय बोर्ड का अंग बन गया। तदंतर संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सिक्किम राज्य और अब झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ के सभी स्कूलों ने भी बोर्ड के साथ संबद्धता प्राप्त कर ली है। अब है सीबीएसई का विकेंद्रीकरण। कह रहा है कि अपने कार्यों को अधिकाधिक प्रभावशाली ढंग से निष्पादित करने और संबद्ध विद्यालयों के प्रति अधिक प्रतिसंवेदी होने के उद्देश्य से बोर्ड द्वारा देश के विभिन्न भागों में क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए गए, है ना, क्योंकि भारत काफ़ी विस्तृत है, इसीलिए यहाँ पर क्षेत्रीय कार्यालय की भी स्थापना की गई। और बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ है दोस्तों, तो आपको दिया हुआ है, अजमेर में है, चेन्नई में है, इलाहाबाद में है, गुवाहाटी में है, पंचकुला में है और दिल्ली में भी स्थित है आपका। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 इसका क्षेत्रीय कार्यालय है। कह रहा है कि देश के बाहर स्थित विद्यालय क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली के अंतर्गत आते हैं। मुख्यालय क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्यकलापों पर नज़र रखता है। यद्यपि क्षेत्रीय कार्यालय को भी पर्याप्त अधिकार दिए गए हैं, तथापि नीतिगत मामले मुख्यालय को भेजे जाते हैं। मुख्यालय इसका दिल्ली में है ना। कह रहा है कि प्रशासन संबंधी दिन प्रतिदिन के मामले, विद्यालयों से संपर्क, परीक्षा पूर्व और परीक्षा उपरांत की व्यवस्था आदि सभी मामलों की देखरेख क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा किया जाता है। तो ये इसके क्षेत्रीय कार्यालय। सीबीएसई का इतिहास अभी आप देख लिए, है ना। तो यहाँ पर चलिए अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब देखिए, तो अभी आप देख रहे थे दोस्तों सीबीएसई के बारे में, इसका विकेंद्रीकरण, सीबीएसई का क्षेत्र, सीबीएसई का कार्य उद्देश्य, इसका इतिहास देख लिए, है ना, और इसका गठन देख लिए। ठीक है, अब हम देखेंगे तीसरा जो राष्ट्रीय स्तर की जो संस्थाएं हैं वो है राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय। देखिए, वीडियो को सभी लोग एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा जितने लोग देख रहे हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए ज़्यादा कुछ उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन विश्वविद्यालय, इसके बारे में क्या क्या दिया गया है थोड़ा सा इसको भी हम यहाँ पर देख लेंगे, है ना। और उसके बाद अभी और भी यहाँ पर कुछ कुछ बचा हुआ है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इसके बारे में क्या होता है। इसको कहते हैं दोस्तों न्यूपा, NUEPA, यानी कि न्यूपा इसको कहा जाता है ना, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन प्लानिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय। ठीक है, कह रहा है कि न्यूपा यानी कि ये शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित भारत की ही नहीं दक्षिण एशिया का प्रमुख संगठन है। जी हाँ, ये किसके द्वारा स्थापित किया गया है दोस्तों, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। और ये सिर्फ भारत की नहीं, भारत बल्कि एशिया का ये प्रमुख संगठन है ना, एशिया का भी ये प्रमुख संगठन है। कह रहा है कि जो शैक्षिक योजना एवं प्रबंधन के क्षेत्र में क्षमता विकास और शोध कार्य में संलग्न है। शैक्षिक योजना एवं प्रसारण के क्षेत्र में इसके द्वारा किए जा रहे कार्यों को देखते हुए भारत सरकार ने अगस्त 2006 में इसका उन्नयन करके मानद विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया। तो ये अगस्त 2006 डेटा याद रखिएगा, क्योंकि इसको मानद विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया ताकि यह स्वयं उपाधि प्रदान कर सके। अब है कि अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों के समान न्यूपा जो है ये भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित है ना। जो और भी बहुत सारे केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उसी के तरह न्यूपा को भी भारत सरकार द्वारा ये वित्त पोषित है आपका। कह रहा है कि आरंभ में न्यूपा की स्थापना 1962 में एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र के शैक्षिक योजनाकारों, प्रशासकों और पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण के लिए एशिया के क्षेत्र के यूनेस्को केंद्र के रूप में इसका स्थापना किया गया था 1962 में स्टार्टिंग में दोस्तों। ठीक है, फिर यहाँ पर कह रहा है कि जिसे 1965 में एशियाई क्षेत्रीय योजना एवं प्रसारण संस्थान बना दिया गया, है ना। 1962 में इसकी स्थापना हुई, लेकिन 65 में इसको क्या बना दिया गया, एशियाई शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान। कह रहा है कि इसके 4 वर्ष बाद भारत सरकार ने इसका अधिग्रहण कर लिया। ठीक है, इसके 4 साल बाद भारत इसका अधिग्रहण कर लिया और इसका नाम बदल करके रखा गया क्या, तो राष्ट्रीय शैक्षिक योजनाकार एवं प्रशासन कॉलेज। मतलब कि इसका इतिहास काफ़ी लंबा है और दिन प्रतिदिन इसका बदलते जा रहा है।
अब कह रहा है कि राष्ट्रीय शैक्षिक योजनाकार एवं प्रशासन कॉलेज की बढ़ती भूमिकाओं और कार्यकलापों, विशेषकर क्षमता विकास, शोध और सरकारों को दी जा रही व्यावसायिक समर्थनकारी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए 1979 में पुनः इसका नाम बदल करके राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान यानी कि नीपा कर दिया गया, है ना। इसका नाम जो है काफ़ी चेंज होते रहा है। 1979 में देखिए फिर नाम चेंज हो गया आपका इसका, है ना, 1979 में, और 1965 में इसका नाम चेंज हुआ था, 4 साल बाद फिर इसका नाम चेंज हुआ था, है ना, और 1979 में फिर से नाम चेंज हुआ। अब कह रहा है कि राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय यानी कि न्यूपा में 10 विभाग हैं। ये याद ध्यान रखना है कि इसमें टोटल कितने विभाग हैं, तो इसमें 10 विभाग हैं टोटल, ठीक है। चलिए, अब कह रहा है कि इनमें प्रतिष्ठित बहुशास्त्रीय संकाय है ना, और विश्वविद्यालय का पुस्तकालय बहुत समृद्ध है। इसमें शैक्षिक योजना एवं प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जर्नल, सरकारी दस्तावेज इसमें उपलब्ध है। विश्वविद्यालय अपनी बहुआयामी गतिविधियों के अलावा शिक्षा नीति, योजना, प्रशासन के क्षेत्र में अंतर शास्त्रीय समाज विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में एमफिल, पीएचडी और अंशकालिक पीएचडी पाठ्यक्रम भी ये संचालित करती है। कह रहा है कि न्यूपा के शोध कार्यक्रमों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से शिक्षा के सभी स्तरों और प्रकारों को भी इसमें शामिल किया जाता है। अब है कि न्यूपा या नीपा के विभाग, है ना, न्यूपा या नीपा के जो विभाग है इसके बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है, जैसे कि शिक्षा नीति विभाग, शैक्षिक योजना विभाग, शैक्षिक प्रशासन विभाग, विद्यालय तथा अनौपचारिक शिक्षा विभाग, ठीक है, और है यहाँ पर शैक्षिक वित्त विभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग, अंतर्राष्ट्रीय विभाग। नीपा के क्या कार्य हैं दोस्तों, है ना, नीपा के क्या कार्य हैं, तो कह रहा है कि इस संस्थान के कार्य क्षेत्र में शैक्षिक आयोजकों और प्रशासकों का प्रशिक्षण, अनुसंधान, नवाचारों तथा परामर्शी सेवाएं का प्रसार आदि इसमें सम्मिलित है। और इसके प्रमुख कार्यों संक्षिप्त में यहाँ पर वर्णन निम्नलिखित है, जैसे कि शिक्षा नियोजकों तथा प्रशासकों का प्रशिक्षण, दूसरा यहाँ पर दिया गया है अनुसंधान, तीसरा है नवाचारों का प्रसार, और चौथा है परामर्शदात्री सेवा, और चौथा है आपका एनसीटीई। यानी कि 3 इसके दोस्तों कार्य हैं आपका, है ना, 3 इसके कार्य हैं। और ये जो चौथा पॉइंट है ये है आपका नेक्स्ट राष्ट्रीय स्तर की शैक्षिक संस्थाएं यानी कि एनसीटीई। जी हाँ, एनसीटीई बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न आपको पूछा जाएगा, है ना। लास्ट जो एनसीटीई है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम देख लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका कार्य क्या है ना, इसकी भूमिका क्या है ना, ये सभी चीज़ आप एनसीटीई के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसका फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, हिंदी में क्या होता है तो राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, और इंग्लिश में होता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, है ना, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन होता है एनसीटीई का फुल फॉर्म। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद जिसको अंग्रेजी में नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन कहते हैं, तो ये आप याद रखना है। कह रहा है कि इस परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो भारत सरकार के द्वारा हुई थी 1973 में। ये दूसरा तीसरा प्रश्न हो गया आपका। कह रहा है कि इस परिषद का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव करना, ये चौथा सवाल हो गया। तो एक एक सवाल यहाँ से आप नोट करते हुए चलिए। कह रहा है कि संपूर्ण देश में अध्यापक शिक्षा प्रणाली के योजनागत और समन्वित विकास को प्राप्त करना और इससे संबंधित मामलों हेतु एवं अध्यापक शिक्षा प्रणाली में मानकों और मापदंडों का विनियमन और उचित अनुरक्षण करना है। इस परिषद का कार्य शिक्षक शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों में सरकार को सलाह मशविरा देना है, और 1993 में इस परिषद को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। जी हाँ, यानी कि एनसीटीई को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है, तो नोट कर लीजिएगा। 1973 में इसकी स्थापना हुई थी, 1993 में इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया, इसको स्थापना हुई थी 1973 में, ठीक है। तो ये कुछ मेन पॉइंट है जो आप नोट कर लीजिएगा, है ना। स्थापना 1973, संवैधानिक दर्जा 1993, फुल फॉर्म याद रखिएगा नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, है ना, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो शिक्षा क्षेत्र में बदलाव करना। अब चलते हैं हम आगे। कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन का मुख्य कार्यालय कहाँ है, नोट कर लीजिएगा, दिल्ली में है, ठीक है। ये आपका एक सवाल और मिल गया।
कह रहा है कि यह परिषद जो है वो शिक्षकों की शिक्षा से संबंधित सभी समस्याओं का ये अध्ययन करती है ना। तो इसका काम क्या है दोस्तों, तो शिक्षकों की शिक्षा से संबंधित सभी समस्याओं का ये अध्ययन करती है और तत्पश्चात उन समस्त समस्याओं के समाधान हेतु अपने सुझाव भी ये प्रस्तुत करती है। कह रहा है कि इस परिषद का जो निर्माण है ये 55 सदस्यों के साथ हुआ है, जिसमें अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, सचिव भी इसमें शामिल है। तो इसमें टोटल कितने सदस्य हैं, तो 55 सदस्य हैं। कह रहा है कि जिनका कार्यकाल कितना होता है, तो 4 साल का होता है और अन्य जो सदस्य होते हैं उनका 2-2 वर्ष का कार्यकाल होता है। तो ये भी प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है, आप नोट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के प्रमुख कार्य, अब है कि एनसीटीई का प्रमुख कार्य कौन कौन सा है। मेन फंक्शंस ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, है ना। मेन फंक्शन इसके कौन कौन से हैं, तो पहला है कि इस परिषद का मुख्य और अहम कार्य यह होता है कि यह शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन कर केंद्रीय सरकारों, प्रांतीय सरकारों और यूजीसी को सलाह प्रदान करे। ठीक है। दूसरा है, देखिए अभी आप लोगों को भागना नहीं है, ठीक है। इसके बाद अब इसका हम क्वेश्चन आंसर भी देखने वाले हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन आंसर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तभी आपका यूनिट 6 यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आप लोग को अभी जाना नहीं है, पूरा वीडियो को देखिएगा, उसके बाद ही यहाँ से स्किप कीजिएगा। कह रहा है कि यह शिक्षक शिक्षा से संबंध में नीति नियमों का निर्धारण करती है और साथ ही उन्हें लागू करने और उन सभी नीति नियमों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी भी इसको होता है। तो ये सभी इसके प्रमुख कार्य हैं दोस्तों। हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, मेन पॉइंट है कि शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की क्या भूमिका है ना। शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में मतलब कि एनसीटीई का भूमिका क्या है वो आपको यहाँ पर दिया गया है और लास्ट में यहाँ पर निष्कर्ष भी यहाँ पर कुछ निकाला गया है। निष्कर्ष थोड़ा सा मैं यहाँ पर पढ़ लेता हूँ। कंक्लूजन क्या निकला कि शिक्षकों की शिक्षा की व्यवस्था करना, उसमें संशोधन करना, लागू करना, पाठ्यक्रम का निर्माण करना, शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में नवीन आवश्यक परिवर्तन हेतु सरकार को सुझाव देना, न्यूनतम योग्यता एवं वेतन का निर्धारण करना, शिक्षक शिक्षा नवीन सूचनाओं को एकत्रित करना, उसका अध्ययन करना, प्रति वर्ष अपनी रिपोर्ट सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना, इस परिषद के प्रमुख कार्य एवं उद्देश्य हैं। देखिए निष्कर्ष कितना अच्छा दिया है कि मतलब कि ये सब इसका प्रमुख कार्य है, किसका, तो एनसीटीई का, है ना, नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन का। तो ये आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारा बनता है और एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों थ्योरी जो आपको जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और केंद्रीय स्तर पर यहाँ पर हम लोग देख लिए। अब हम देखेंगे इसका क्वेश्चन आंसर। चलिए आप लोग फटाफट वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए 7857824310। अगर आप वीडियो के माध्यम से नहीं पढ़ पाते हैं तो आपको PDF मिल जाएगा, PDF निकाल भी सकते हैं और इसको आराम से आप टेस्ट दे सकते हैं और इसको अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए डाइट का कार्य क्या है बताइए। डाइट के बारे में कल ही बताया गया था आपका। डाइट का कार्य क्या है, ऑप्शन है सेवाकालीन प्रशिक्षण, सेवा पूर्व प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम तथा सामग्री का विकास करना या इनमें से सभी। डाइट के बारे में कल बताए थे ना, है ना। डाइट का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए तो सभी लोग, कल ही बताया गया था डाइट के बारे में आपका, ठीक है। देखिए डाइट के बारे में कल बताए थे, इसका फुल फॉर्म क्या था, तो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, यानी कि डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है, याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है डाइट, ठीक है। डाइट के बारे में हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है और आप लोग को भी पूछा जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों D नंबर, यानी कि इनमें से सभी कार्य इसका है। दूसरा सवाल है BRC। देखिए कल आपको 2 को बताया गया था, एक तो CRC बताया गया था, CRC, और एक BRC। तो यहाँ पर बताना है आपको कि BRC का फुल फॉर्म क्या होता है ना। तो BRC था ब्लॉक से संबंधित, तो ब्लॉक रिसोर्स सेंटर क्या हो जाएगा, 2 का A हो जाएगा आपका, है ना, 2 का A हो जाएगा, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, है ना। रिसर्च मत मार दीजिएगा, रिसोर्स होता है आपका, ठीक है। चलिए तीसरा सवाल हम देखते हैं। डाइट की स्थापना किसमें सुधार के लिए किया गया था, ना। डाइट की जो स्थापना हुई थी ये किसमें सुधार के लिए, शिक्षा व्यवस्था को सुधार करने के लिए किया गया था। प्राथमिक शिक्षा को, माध्यमिक शिक्षा को, या फिर
अच्छा, यहाँ प्रारंभिक दिया हुआ है, प्रारंभिक शिक्षा, यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा और पूर्व विद्यालय शिक्षा। तो क्या हो जाएगा थर्ड का आंसर हो जाएगा प्रारंभिक शिक्षा आपका। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा में सुधार करने के लिए ही डायट की स्थापना की गई थी। डायट का फुल फॉर्म याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका थर्ड नंबर। तीसरा सवाल है कि जिला स्तर पर शिक्षा के लिए कौन सी संस्था की जिम्मेदारी होती है। किस स्तर पर कह रहा है, जिला स्तर पर दोस्तों। तो शिक्षा के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार होती है, तो मैंने अभी बताया था कि ये होता है डाइट, DIET। ठीक है, डाइट होता है ये जिम्मेदार आपका। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, और ये जिला स्तर पर है आपका। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 5 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि संकुल या क्लस्टर, है ना, संकुल या क्लस्टर विद्यालयों की संख्या कितनी होती है। तो कल ही बताया गया था कि संकुल या क्लस्टर विद्यालयों में जो संख्या होती है वो 8 से 10 होती है। ठीक है, और 8 से 10 जो होती है, ऑप्शन देख लीजिए, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो 0 से 10 दिया हुआ है तो आप इसको मार सकते हैं, लगभग 10 तक होता है ना। तो 0 से लेकर के 10 विद्यालय इसके अंतर्गत होता है, क्लस्टर के अंतर्गत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि BSEB क्या है। BSEB बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, है ना, BSEB होता है। अब है कि BSEB क्या है, तो ये एक जिला स्तरीय संस्था है। जिला स्तरीय तो है नहीं, ये तो राज्य स्तरीय है, तो गलत हो जाएगा। दूसरा है राष्ट्रीय संस्था है या स्वायत्त संस्था है, तो 6 का हो जाएगा। ये एक स्वायत्त संस्था है, कल ही आपको बताया गया था इसके बारे में, है ना। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका 7 नंबर सवाल। कह रहा है कि बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड का गठन हुआ। जी हाँ, संस्कृत शिक्षा बोर्ड के बारे में भी कल बताया गया था कि इसकी स्थापना कब हुई थी, है ना। तो इसकी जो स्थापना हुई थी, अधिनियम 1981 के तहत इसकी स्थापना किया गया था, बिहार संस्कृत शिक्षा अधिनियम 1981, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि SCERT की स्थापना कब हुई थी। नहीं, ये एक क्वेश्चन है कि SCERT की स्थापना किसकी तर्ज पर हुई थी। अच्छा, किसकी तर्ज पे। देखिए SCERT स्टेट वाला है और NCERT जो है वो नेशनल यानी कि राष्ट्रीय है आपका। ठीक है, और S हो गया स्टेट और N हो गया नेशनल, बस ये दोनों में अंतर है, बाकी ECERT दोनों का सेम है आपका। ठीक है, तो ये हो जाएगा NCERT के तर्ज पर इसका स्थापना किया गया था, SCERT का अपना। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, और प्रश्न है कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद का गठन हुआ था। देखिए आप लोग के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत सारा मैसेज आते रहता है। देखिए एग्ज़ाम जो आप लोग का होगा वो नवंबर दिसंबर बोला गया है कि आप लोग का जो एग्ज़ाम होगा वो नवंबर दिसंबर में होगा। तो आपके पास काफ़ी समय है अभी आराम से इसकी तैयारी करने की। आप हमसे जुड़ करके इसकी तैयारी कर सकते हैं, है ना। तो तैयारी करने के लिए आप हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए 7857824310। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा था कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद का गठन कब हुआ था। बताइए, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद का गठन कब हुआ था दोस्तों। तो ये हुआ था 1991 में, कल ही बताया गया था ना, ये सब चीज़ कल बताया गया था आपको। ठीक है, कल वाला वीडियो नहीं देखे ना तो देख लीजिएगा, काफ़ी डिटेल से वहाँ पर समझाया गया था आपका। ठीक है, आई बटन में आपको दे देंगे, वहाँ से देख सकते हैं, नहीं तो आपको इसका हम प्ले लिस्ट भी लगा देंगे आई बटन में, वहाँ से सभी वीडियो देख सकते हैं। कह रहा है कि SCERT का प्रमुख कार्य क्या है। बताइए, SCERT का प्रमुख कार्य क्या है, क्या होगा प्रमुख कार्य SCERT का। सभी लोग इसका जवाब दीजिए। 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है SCERT का प्रमुख कार्य। चौथा ऑप्शन आपका नीचे है। देखिए, तो इसका प्रमुख कार्य जो है वो पाठ्यचर्या, पुस्तकों का विकास तथा प्रशिक्षण, अनुसंधान तथा नवाचारों को बढ़ावा देना, ये सभी दोस्तों इसका प्रमुख कार्य है। किसका, तो SCERT का आपका। ठीक है, याद रखिएगा SCERT। चलिए नेक्स्ट हम प्रश्न चलते हैं आपका 11 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जी हाँ, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT, जी हाँ, तो NCERT की स्थापना कब हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए इसकी स्थापना कब हुई थी। अभी आपको बताया गया थोड़ा देर पहले, तो आंसर हो जाएगा 1961 यानी कि 1961 में इसकी स्थापना हुई थी NCERT।
याद रखिएगा इसका दोस्तों, फुल फॉर्म याद रखिएगा, पूछा जाता है। अगला है कि एनसीटीई को संवैधानिक दर्जा कब मिला? तो अभी आपको बताए थे कि एनसीटीई को जो संवैधानिक दर्जा मिला वो मिला था आपको 1993 ईस्वी में, है ना, 1993 में मिला था। लेकिन ऑप्शन में 93 नहीं है, तो इसको आप कर लीजिएगा 1993, ठीक है, 1993 कर लीजिएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है कि किस क्षेत्र में एनसीटीई का प्रयोग हो रहा है? तो एनसीईआरटी, है ना, एनसीईआरटी का प्रयोग जो हो रहा है वो किस क्षेत्र में हो रहा है? ऑप्शन है पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करने में, विद्यालय संगठन में, या फिर विषय निर्धारण में, वित्तीय सहायता में। तो किस में हो जाएगा दोस्तों? तो इसका जो प्रयोग हो रहा है पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करने में, आंसर नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए, सभी लोगों का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। आप लोग अपना कमेंट नीचे जो लाइव चैट चल रहा है उसमें अपना अपना जवाब आप लोग कमेंट करते चलिएगा, ठीक है। चलिए, तो प्रश्न है कि एनसीईआरटी के अनुसार स्कूल प्रशासक के लिए प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण गुणवत्ता क्या है? बताइए, स्कूल प्रशासन के लिए प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण गुणवत्ता क्या है दोस्तों एनसीईआरटी के लिए? तो 14 का हो जाएगा नेतृत्व, है ना, नेतृत्व जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, तो आंसर हो जाएगा इसका ए नंबर आपका। अगला है 15 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि भारतीय शिक्षा के शब्दकोश और विश्वकोश की अवधारणा को विकसित करना किसके कार्यों में से एक है? दोस्तों, भारतीय शिक्षा के शब्दकोश और विश्वकोश की अवधारणा को विकसित करना किसका कार्य है? तो ये कार्य किसका है बताइए? ऑप्शन दिया गया है एनसीईआरटी, एससीईआरटी, यूजीसी या एनसीटीई। 15 का आंसर क्या होगा बताइए सभी लोग? 15 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एनसीईआरटी आपका, ठीक है, एनसीईआरटी। नेक्स्ट प्रश्न है अस्तो मा सद्गम्य। जी हाँ, अस्तो मा सद्गम्य भी आपको बताया गया था कि ये किसका ध्येय वाक्य है दोस्तों? अस्तो मा सद्गम्य, तो ये किसका ध्येय वाक्य है? अभी आपको बताए थे ना, तो ये है आपका सीबीएसई का ध्येय वाक्य, है ना, किसका है? सीबीएसई का ध्येय वाक्य। अब बताइए कि इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, है ना, इसका अर्थ क्या होता है? अस्तो मा सद्गम्य का इसका अर्थ होता है आपका हे प्रभु हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो। जी हाँ, तो इसका अर्थ भी आप याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि अर्थ भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट है आपका 17 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि नीपा का कार्य नहीं है। अभी आपको बताए थे नीपा के बारे में, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, इसकी स्थापना याद रखिएगा, है ना, इसका इतिहास याद रखिएगा, सभी चीज़ आपको बताया गया। इसका कार्य कौन सा नहीं है? ऑप्शन है प्रशिक्षण, तो इसका कार्य है, अनुसंधान भी इसका कार्य है, सर्व शिक्षा अभियान भी इसका कार्य है, पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करना इसका कार्य नहीं है। आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि दीपा, है ना, डिप्लोमा इन एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन की अवधि कितनी होती है? दीपा की अवधि पूछ रहा है कि इसकी अवधि कितनी होती है? 5, 6, 1, 2, तो इसकी अवधि होती है 6 माह की इसकी अवधि होती है। अगला प्रश्न है एनसीटीई। जी हाँ दोस्तों, अभी आपको बताया गया था एनसीटीई, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका पूरा नाम क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। जी हाँ, अभी बताया था ना, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन इसका फुल फॉर्म होता है एनसीटीई का, है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी? कमेंट करके बताइए सभी लोग, एनसीटीई की स्थापना कब हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है बीआरसी, यानी कि ब्लॉक के बारे में था, तो बीआरसी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? बताइए, बीआरसी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सभी लोग कमेंट करके बताइए, है ना। ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, जी हाँ, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है अध्यापकों और विद्यालयों का शैक्षिक मार्गदर्शन और विद्यालय गुणवत्ता में सुधार करना, ये इसका क्या है? तो मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 21। सवाल कह रहा है कि प्रत्येक डाइट्स में कितनी शैक्षिक शाखाएं होती है? बताइए, प्रत्येक डाइट्स में कितनी शैक्षिक शाखाएं होती है? 5, 6, 7, 8। तो कल ही बताया गया था, इसमें 8 शाखाएं यानी कि 8 विभाग होता है इसका, ठीक है, कितना? तो 8 विभाग होता है।
और यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट कहीं कहीं देखिए 7 दे दिया गया था, ऑप्शन में 7 नहीं होगा, इसको सुधार कर लीजिएगा आप, इसका डी ऑप्शन आप सही कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि स्वतंत्रता प्राप्ति यानी कि 1947 के समय भारत में कितने पीटीईसी विद्यालय थे? हाँ, तो कल बताए थे आप लोग को कि जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय पीटीईसी विद्यालय की संख्या कितनी थी? तो थी आपका 51। कितनी संख्या थी? 51 संख्या थी आपकी। अगला है कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, जी हाँ बीईपीसी, जी हाँ बीईपीसी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की शुरुआत कब हुई भाई साहब? क्या होगा आंसर? तो बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1991 में, 1991 में हुई थी। अगला है प्रश्न, डाइट्स का मुख्य कार्य क्या है? बताइए डाइट्स का मुख्य कार्य क्या है? कल ही बताया गया था डाइट के बारे में, काफ़ी डिटेल से बताया गया था। तो इसका मुख्य कार्य है प्रारंभिक शिक्षा की सार्वभौमिकता, प्रौढ़ शिक्षा और शिक्षकों के लिए शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, यानी कि दोस्तों इनमें से सभी। तो भाई साहब आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम चलते हैं आगे। अच्छा, इतना ही सवाल था इसमें दोस्तों। 24 महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रश्न था। आप 21 का आंसर यहाँ पर सुधार लीजिएगा, 21 का यहाँ पर डी कर लीजिएगा। ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा जब पीडीएफ दिया जाएगा। तो आज इतना ही रहने देते हैं, और हमारे ग्रुप में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए, वहाँ पर सभी पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा। 100% गारंटी है दोस्तों कि आपकी रिजल्ट पक्की है अगर हमसे आप जुड़े हुए हैं, है ना। हमसे अगर जुड़े हुए हैं तो 100% रिजल्ट होगी, और होगी, बस होगी। तो ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, इसमें जुड़ने के लिए 351 चार्ज है। उसके बाद आपको सभी पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा, जो भी वीडियो है वो भी मिल जाएगा, जितना क्लास हुआ है वो भी मिल जाएगा। डेली रात में 9 बजे से लाइव क्लास भी मिलेगी। और ये नंबर है, इसी नंबर पर आपको गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, व्हाट्सएप पे, अमेजन पे, किसी भी माध्यम से 7857824310 इस नंबर पे पेमेंट करना है, और स्क्रीनशॉट लेकर के आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, और फ़ोनपे, पेटीएम ग्रुप नंबर भी, ये सभी चीज़ है आपका। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आज इतना ही रहने देते हैं। हमारे चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाला हर एक वीडियो, नोटिस जो भी एग्ज़ाम से संबंधित होगा वो आपको मिलते रहेगा, है ना, और आपकी तैयारी भी होते रहेगी। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। कल होगा आपका यूनिट नंबर 7, जी हाँ कल होगा आपका यूनिट 7, शुरुआत कर देंगे। 7वां यूनिट जो है ना थोड़ा सा बड़ा है, 7वां यूनिट आपका लगभग 3 क्लास चलने वाला है। ठीक है, तो 7वां यूनिट कल होगा, और 8वां यूनिट आपका छोटा है, वो आपका 2 क्लास चलेगा आपका, यानी कि 5 क्लास और होगा। उसके बाद आपका डीएलएड समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर, अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए और तैयारी करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।